जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके बीपीएससी एडीओ के एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और साथियों अभी तक आपके बीपीएससी एडीओ का एग्जाम जितने भी शिफ्टों में हुए हैं और साथियों जिस पैटर्न से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बिल्कुल आज के इस क्लास में आपको उसी पैटर्न से क्वेश्चन कराएंगे। और जिन भी साथियों का पेपर अभी 20 और 21 अप्रैल को होने वाले हैं उन साथियों के लिए ये क्लास जो है रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन हम काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को लिए हैं जो आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे आपके इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर जो है यहां पर हुई थी। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है सीतब राय हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि 26 नवंबर 2016 में नवंबर 2016 में मुद्रा के विमुद्री का मूल्य लगभग 15,41,793 करोड़ रुपए थी। लौटाई गई कुल विमुद्री करेंसी का मूल्य क्या था। तो इसका अगर बात करेंगे तो 15,31,000 करोड़ रुपए होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में यहाँ पे जो है शामिल किया गया है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में कब आया। तो ये अस्तित्व में आए हुए थे आपके 1 अप्रैल 2010 से। ऑप्शन यहाँ पे जो है डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1 अप्रैल 2010 से हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व हैं। तो पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे निकेल और फेरस। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। चलिए बताएंगे आप। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती कौन थी। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है यहाँ पे ऑप्शन डी कीजिएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इनकी स्थापना किए गए थे 1784 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। चलिए बताएंगे आप। तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो इनकी लंबाई की अगर बात करें तो यहाँ पे 4595 किलोमीटर होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है और क्वेश्चन क्या दिया गया आपका कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है।
तो याद रख लीजिएगा, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है पश्चिमी चंपारण में होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? चलिए बताएंगे आप। तो बिहार का कौन सा शहर है जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो याद रख लीजिएगा, राजगीर है। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजगीर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो यहां पे बिहार का मैदान, ऑप्शन सी सही जवाब है, बिहार का मैदान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किया था? तो इसका नेतृत्व अगर देखेंगे तो इनका नेतृत्व किए थे सच्चिदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यहाँ पे सही नहीं है? चलिए बताएंगे आप। तो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो शेरशाह सूरी समस्तीपुर में मकबरा, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया? तो आपका सही जवाब 1912 आएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मैनहट्टन परियोजना क्या है? चलिए बताएंगे। तो मैनहट्टन परियोजना क्या होगा? तो मैनहट्टन परियोजना जो है एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनाइट रोबोट का यहाँ पे नाम क्या है? तो अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनाइट रोबोट का नाम क्या है? तो ये हो जाएंगे ऑप्टिमस। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, ऑप्टिमस है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। तो हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे यकृत हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, यकृत होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे मेल नहीं सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, ये आप सभी लोग का गलत है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है? तो सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण हो जाएंगे यहाँ पे क्या? तो आप बताएंगे वाष्प उत्सर्जन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे जो है यहाँ पे प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो ये प्राप्त करते हैं मृदा से। ऑप्शन डी सही जवाब है, मृदा से प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे जीन। ऑप्शन सी सही जवाब है, जीन हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होते हैं? तो पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होते हैं? तो पाचन के बाद प्रोटीन जो है ये परिवर्तित होते हैं एमिनो एसिड में। ऑप्शन ए सही जवाब है, एमिनो एसिड में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि अधिकतर एंजाइम होते हैं। चलिए बताएंगे। तो अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो अधिकतर एंजाइम जो है ये प्रोटीन के होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, प्रोटीन के हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा।
और प्रश्न क्या पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे जो है कैडमियम जो है ये आपका रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है, कैडमियम होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त हो जाएंगे, तो यहां पे हो जाएंगे आपके एथेनॉल। ऑप्शन सी सही जवाब है, एथेनॉल हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहां पे है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो यहां पे हो जाएंगे जाइमेज। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, जाइमेज होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है। तो पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है, तो पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक यहां पे हो जाएंगे CaCH2O। ऑप्शन यहां पे जो है सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहां पे है, क्वेश्चन दिया गया कि शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है। तो आप बताएंगे ये कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। ऑप्शन यहां पे जो है सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा गया है कि चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है, निम्नलिखित में से उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम कौन सा है। चलिए बताएंगे आप। तो यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन के अगर सही जवाब की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, यानी ऑप्शन यहाँ पे ई जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई भी मेल यहाँ पे सही नहीं दिए गए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। चलिए बताएंगे आप। तो एक तत्व के समस्थानिक जो है ये अलग अलग होते हैं, तो आप बताएंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे बी हो जाएंगे, द्रव्यमान संख्या में। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, द्रव्यमान संख्या में होगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहां पे है, नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में D2O का जो उपयोग होता है ये मंदक के रूप में होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, मंदक के रूप में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहां पे है कि एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहां पे गुण नहीं बदलता है। तो एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग नहीं बदलता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे, आवृत्ति। ऑप्शन ए सही जवाब है, आवृत्ति नहीं बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता, यह किस लिए होता है, क्योंकि डैश है। तो दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता, यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी स्पष्टता निर्मित करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो पानी में इसे डुबोने पर यह क्या कार्य करेगा। तो आप बताएंगे ये f1 बराबर 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि यहाँ पे गति नहीं है। ऑप्शन ए सही जवाब है, गति नहीं होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।